तो दोस्तों नमस्कार, राम राम सा। दोस्तों क्या आप भी दिल्ली पुलिस ड्राइवर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं? क्या आपका भी सपना है दिल्ली पुलिस ड्राइवर में जॉब प्राप्त करना? क्या आप भी दोस्तों आप भी अपने सपने को साकार करना चाहते हैं? तो दोस्तों तुरंत हमारा जो ऐप है स्टडी एट होम, इसको डाउनलोड करें। इस पर ऑनलाइन कोर्स है वो चल रहा है, इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और भारत की सबसे बेहतरीन जो बुक है, ई बुक यहाँ पर आपको इस ऐप के अंदर मिलती है, तो आप ले सकते हैं। पुरानी भर्तियों के पेपर जो इसका भी अलग से एक आपको है सेट पूरा का पूरा मिलता है, आप ले सकते हैं। ऑल इंडिया ड्राइवर एग्जाम रिव्यू नाम से बुक है, सबसे बेहतरीन बुक है, उसको भी आप ले सकते हैं, जिसमें वन लाइनर प्लस ऑब्जेक्टिव जो कंटेंट होता है उसका दोस्तों यहां पर कलेक्शन किया गया है। तो आप ये सारे के सारे हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको करना क्या पड़ेगा? दोस्तों इसके लिए आपको सबसे पहले जो स्टडी एट होम है, इस ऐप को दोस्तों डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने पर आपको दोस्तों इसके अंदर है सारी सुविधाएं। ड्राइवर बनने का सपना है दोस्तों, यहां से आप अपना साकार कर सकते हैं। भारत का सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है वो दोस्तों आपको यहां पर देखने को मिलता है, नाम है स्टडी एट होम, यानी घर पर तैयारी करें। दोस्तों इसके लिए अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आपको क्या मिलता है दोस्तों, यहां पर डेली फ्री क्विज आपको मिलती है। फ्री क्विज दोस्तों हम यहां पर करवाते हैं। क्या करवाते हैं? फ्री क्विज। और दोस्तों जो भी पीडीएफ होती है, पीडीएफ यहां पर शेयर होती है। कौन सी? कोई भी पीडीएफ है, कोई भी सूचना जो होती है दोस्तों इस पर शेयर होती है। कोई भी सूचना हो, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है, तो बेहतरीन प्लेटफॉर्म होता है टेलीग्राम, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी तक स्टडी एट होम को डाउनलोड नहीं किया है तो इसे डाउनलोड करके आप दोस्तों क्या कर सकते हैं, हमारा ऑनलाइन जो कोर्स है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। हम एक नया सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो सभी दोस्त इसे जो वीडियो है इसको लाइक करेंगे और अपने स्टूडेंट्स के जो भी आपके दोस्त हैं उनके पास में शेयर करेंगे। तो दबा के सभी जो इस वीडियो को है वो आप शेयर कर दें। मैं भी शेयर कर देता हूं, अपने जो चैनल है उस पर शेयर कर रहा हूं, ऐप के अंदर इसका लिंक दे रहा हूं। उतने में आप भी इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर सकते हैं। आवाज में कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे थोड़ा सा बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आवाज में कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे थोड़ा सा आवाज परफेक्ट है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। ज्यादा टाइम यहां पर हम नहीं लेने वाले स्टार्टिंग में, तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आज हमारा है, प्रश्न संख्या आपको दिख रहा है 79 प्रश्न क्या कहता है? आपको पूछ रहा है पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर का काम होता है हवा पेट्रोल का मिश्रण करना, शुद्ध हवा इंजन को भेजना, शुद्ध पेट्रोल इंजन को भेजना और इंजन को स्टार्ट करना। कार्बोरेटर का काम पूछ रहा है। कार्बोरेटर के बारे में मैं बता देता हूं क्या कार्यप्रणाली होती है। दोस्तों यहां पर इस प्रकार का कार्बोरेटर होता है, थोड़ा सा गलत हो गया, इस प्रकार से इसकी कार्यप्रणाली होती है दोस्तों। यहां पर एयर फिल्टर लगा रहता है और इस एयर फिल्टर से दोस्तों इसके पास में क्या आती है दोस्तों, इसके पास में एयर आती है। कहां से? इस प्रकार से इसके नीचे यहां पे एयर है वो नीचे आती है। कहां से? यहां से। और यहां से दोस्तों यहां पर क्या होता है, आपके होता है फ्लोट चेंबर। फ्लोट दोस्तों चेंबर होता है, FLOAT, फ्लोट चेंबर यहां पर होता है, यानी कि बक्सा सा होता है। यहां पर दोस्तों पेट्रोल आता है। कहां से? पेट्रोल की लाइन होती है दोस्तों यहां पर टैंक से दोस्तों यहां पर आपका पेट्रोल आता है। और दोस्तों यहां पर होता है एक थ्रोटल वाल्व होता है। थ्रोटल वाल्व क्या काम करता है? थ्रोटल वाल्व यहां लगा रहता है, इस टाइप से लगा रहता है। ये इस मार्ग को अवरुद्ध करने का काम करता है, यानी कि ये जितना खुलेगा इसको कंट्रोल करते हैं, हम एक्सीलरेटर से इसको कंट्रोल करते हैं। तो दोस्तों ये थ्रोटल वाल्व जितना हम इसको खोलेंगे उतना ही दोस्तों यहां पर पेट्रोल आ गया है। ये पेट्रोल दोस्तों यहां पर आएगा और यहां पर जैसे जैसे हवा आएगी तो इस हवा को एक छोटे स्थान से गुजारा जाएगा। तो यहां पर पेट्रोल का सक्शन होगा, दोनों का मिश्रण है वो जाके दोस्तों यहां पर इस थ्रोटल वाल्व के निर्देशानुसार आगे बढ़ेगा। ये था कार्बोरेटर। इसके बारे में बता देता हूं, ये था कार्बोरेटर जो कि पेट्रोल इंजन में काम आता है। और इसका काम होता है, क्या होता है आपको इस चित्र के माध्यम से समझ में आ गया होगा। एयर फिल्टर से हवा आई और यहां से पेट्रोल आया, यानी कि हवा प्लस पेट्रोल आपको यहां पर मिश्रण कर यहां पर बताया जा रहा है दोस्तों। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? हवा पेट्रोल का मिश्रण तैयार करना। ऑप्शन नंबर 1 इसका जवाब है, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे मैं चलता हूं। प्रश्न संख्या 80 है, वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं बनवाने पर जुर्माना क्या है? इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में छाप दें कि सही जवाब इसका है वो क्या रहने वाला है। वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं बनवाने पर जुर्माना पूछा गया। धारा 177 500 का जुर्माना, धारा 190 500 का जुर्माना, धारा 190 1500 का जुर्माना, धारा 190 1000 का जुर्माना। सभी स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में इस प्रश्न का जवाब है वो छाप दें।
सभी बताए, देखें ए बी सी डी सभी आ रहे हैं, मतलब किसी को लगभग जो इसका जवाब है दे रहा है 1500, 190 का 1500। दोस्तों आप बधाई के पात्र हैं, आपको मैं दोस्तों आपको बधाई देता हूं क्योंकि आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों आपको मैं बता देता हूं धारा 190 क्या कहती है। असुरक्षित वाहन, असुरक्षित दशा में आप वाहन का प्रयोग करते हैं तो दोस्तों आपके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है। कितने रुपए का दोस्तों? 1500 रुपए का। धारा 100 दोस्तों 190, धारा 190 यहां पर धारा 190 के बारे में आपको बता देता हूं मैं। 1500 का जुर्माना है अगर आप इस प्रकार का गलत वाहन का प्रयोग करते हैं। फिटनेस नहीं बनाने का मतलब क्या है? आपकी गाड़ी में टूट फूट है, आपकी गाड़ी के ब्रेक नहीं है, एक्सीलेटर सही नहीं है दोस्तों, आपकी गाड़ी के फाटक वगैरह सीटें वगैरह सही नहीं है, या आपकी गाड़ी की हेडलाइट नहीं है, या कुछ और कोई गड़बड़ रह गई है, इस प्रकार की समस्या है तो दोस्तों इसको असुरक्षित दशा समझा जाएगा। और इस कंडीशन में 1500 का जुर्माना तो है ही, लेकिन अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है इस असुरक्षित वाली दशा से तो दोस्तों यहां पर जुर्माना 5000 हो जाता है। मृत्यु के मामले में थोड़ा सा आपको यहां पर ध्यान देना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 81। प्रश्न संख्या 81 नेक व्यक्ति के संबंध में, नेक व्यक्ति के संबंध में दोस्तों सही कथन आपको यहां पर बताना है। कमेंट सेक्शन में छाप दे जल्दी से, जवाब क्या होगा? 11, 5 गुणा 11 55, 55 में थोड़ी सी दोस्तों यहां पर एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, दूसरी आवाज यहां पे बीच के आ गई थी, कोई दिक्कत नहीं है। हम देखते हैं नेक व्यक्ति के संबंध में सही कथन नहीं है। नेक व्यक्ति के बारे में दोस्तों यहां पर आपको बताना है कि नेक व्यक्ति किसे कहा जाता है। नेक व्यक्ति दोस्तों किसे कहा जाता है? तो दोस्तों नेक व्यक्ति कहा जाता है एक अच्छा सामरी, जिसे अच्छा सामरी कहा जाता है। गुड सिमरिटन इसका नाम होता है। इसका उल्लेख दोस्तों आपका मोटर व्हीकल एक्ट में धारा 134 ए में किया गया है। और धारा 134 ये कहती है कि एक अच्छा सामरी वो होगा जो किसी पीड़ित व्यक्ति का, किसी घायल व्यक्ति का, किसी असक्षम व्यक्ति की सहायता करेगा और स्वर्णिम घंटा यानी गोल्डन हॉर में अस्पताल तक पहुंचाएगा और उसकी पर्याप्त सहायता करेगा। तो दोस्तों उसको क्या है? अच्छा व्यक्ति माना जाएगा। ये गोल्डन हॉर का उल्लेख कहां पर किया गया है? धारा 2 की 12 ए में इसका उल्लेख है, जबकि धारा 134 ए क्या है? नेक व्यक्ति। इन दोनों में संशोधन 2019 में कर दिया गया है, आपको याद रखना है। अब जो अच्छा व्यक्ति होता है, नेक व्यक्ति होता है दोस्तों, मैं बता देता हूं, इसको 5000 का जुर्माना है सरकार के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। नियम क्या है? एक व्यक्ति, एक दुर्घटना हो गई है, उसमें 4 व्यक्ति घायल हो गए, तो चारों को अस्पताल पहुंचाएगा तो दोस्तों वहां पर उसको 20,000 मिलेंगे या 5,000? तो दोस्तों उसको अधिकतम 5,000 मिल सकते हैं। एक दुर्घटना के अधिकतम 5,000। अब आप कहोगे कि सर हमने किसी दुर्घटना में एक व्यक्ति की सहायता की, लेकिन हम 2 जने थे। हम क्या थे? 2 जने थे, एक घायल व्यक्ति था, उसकी सहायता करी। अब क्या होगा? तो दोस्तों वहां पर आप दोनों को 2500 रुपए वो आधे आधे करके है मिलेंगे। अब आप कहोगे सर यहां पर घायल व्यक्तियों की संख्या 2 थी और दोस्तों सहायता करने वाले भी हम 2 थे, अब क्या होगा? तो भी दोस्तों एक दुर्घटना में एक बार सहायता करने पर पूरे 5,000 फिक्स है। ज्यादा आप इसके चक्कर में ये मत कह देना हम तो 6 थे, हम तो 10 थे, 50,000 आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। केवल 5,000 रुपए फिक्स होते हैं। अब इसका प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले आप घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाते हैं, डॉक्टर उसको वेरीफाई करता है कि सच में ये किसी गंभीर स्थिति में था, यानी कि सच में असक्षम था या पीड़ित था या बीमार था या गंभीर रूप से घायल था, इसकी जान जा सकती थी, लेकिन आपने इसकी जान बचाई है। तो दोस्तों यहां पर आपने इसको यहां पर अस्पताल मिलाकर इसकी जान को है बचाया है। तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर है वो पुलिस को सूचना देता है, पुलिस इसकी रिपोर्ट लिखती है और आपसे अपना बायोडाटा लेके दोस्तों वो अपना आपका नाम है वो जिला लेवल पर जिला कलेक्टर को भेजती है। पुलिस प्रशासन की देखरेख में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक मीटिंग होती है। उस मीटिंग में यह निश्चय किया जाता है भी इतने प्रकरण आए हैं, इनमें से जो आपके गुड सिमरिटन है उसका दर्जा किसको दिया जाना है। तो ये चीजें होती है दोस्तों, सारी चीजें आपको यहां पर याद है वो रखनी है और आप याद रख रहे होंगे ये मैं आशा करता हूं। आवाज में कोई इश्यू चल रहा है तो मुझे बताएं। आवाज में कोई इश्यू आ रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं, कोई दिक्कत आपको आ रही है? मैं देख लेता हूं 1 मिनट आवाज के बारे में थोड़ा सा। आवाज बिल्कुल एकदम करेक्ट आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इस प्रश्न को देखते हैं। ऐसी सहायता करने वाले व्यक्ति को सरकार 5,000 का इनाम देगी। करेक्ट आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हाँ,
ऐसी सहायता करने वाले को व्यक्ति को सरकार 5,000 का इनाम देगी। बिल्कुल सही बात है। इसे गुड सिमरिटन भी कहा जाता है, जो कि अवार्ड के लिए किसी व्यक्ति की जीवन की रक्षा करता है। दोस्तों यहां पर इनाम तो देती है गवर्नमेंट, इनाम तो देती है, लेकिन दोस्तों ये इनाम है, दोस्तों आप इनाम के लिए काम नहीं करते, आप इनाम के लिए किसी की सहायता नहीं करते। ये इनाम तो गवर्नमेंट आपको जानबूझ के देती है, नहीं कि आपने इनाम के लिए सहायता की है। इनाम के लिए सहायता नहीं होती तो ये गलत हो जाएगा। मतलब कि जो गुड सिमरिटन व्यक्ति होता है वो पहले से प्री प्लान नहीं होता कि यार कोई घायल व्यक्ति मिल जाए तो मैं उसकी सहायता कर दूं और मुझे 5,000 मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। तो यहां पर दोस्तों अवार्ड है वो गलत हो जाएगा, यानी कथन 2 है वो गलत हो जाएगा। पूछा क्या है, सही कथन नहीं है, मतलब गलत ही पूछा है। तो अगला देखते हैं, किसी भी दुर्घटना में शामिल व्यक्ति को तुरंत 1 घंटे में अस्पताल या प्राथमिक उपचार देने वाले व्यक्ति को दोस्तों नेक व्यक्ति कहा जाता है। यहां पर व्यक्ति को नेक व्यक्ति कहा जाता है, ये भी आप शब्द यहां पे जोड़ सकते हैं। यहां पर है, यह योजना 15 अक्टूबर 2021 से लागू हुई है और 15वें वित्त आयोग में स्टार्ट की गई है। 15वें वित्त आयोग एंड कब होगा, आपका होगा यहां पर 2026 में। कब होगा दोस्तों, आपके 31 मार्च 2026 में एंड होगा। और इसी के साथ में जो गुड सिमरिटन की योजना है वो दोस्तों एक बार एंड हो जाएगी, आगे जो सरकार चाहेगी वैसा हो जाएगा। तो अगले प्रश्न पे मैं दोस्तों चलता हूं, प्रश्न संख्या 82। कनेक्टिंग रोड के बिग एंड स्मॉल एंड के बारे में आपसे कथन पूछा है, तो आपको बताना है कि ये किसको जोड़ती है। बहुत अच्छा जवाब है, कनेक्टिंग रोड के बिग एंड और स्मॉल एंड किस किसको जोड़ता है। दोस्तों आपका एक होता है पिस्टन, क्या होता है, पिस्टन होता है, यहाँ पर आई होल होता है, क्या होता है, आई होल होता है दोस्तों यहाँ पे। अब यहाँ पर कनेक्टिंग रोड जुड़ती है जिसका छोटा सिरा होता है और दोस्तों नीचे होता है बड़ा सिरा। तो यहाँ पर बड़ा सिरा होता है, ये दोस्तों किससे जुड़ता है, आपके क्रैंक से जुड़ता है, क्रैंक जो शाफ्ट होती है उससे जुड़ता है। ये आपकी क्या है, कनेक्टिंग रोड है, क्या है, कनेक्टिंग रोड है। ये आपकी क्रैंक शाफ्ट है, CRANC क्रैंक शाफ्ट है, और ये आपका P है यानी पिस्टन हो गया। अब आपका जो ये आई होल है, एक तो ये है, एक बड़ा होल यहाँ पर नीचे है, जो आपकी क्या है, कनेक्टिंग रोड है। इसका दोस्तों ऊपर का जो सिरा होता है ये छोटा होता है, क्या होता है, छोटा होता है। नीचे का है वो दोस्तों यहाँ पर बड़ा होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है कि बिग एंड स्मॉल एंड, यानी कि बिग एंड स्मॉल एंड। तो ये किसको जोड़ता है, छोटा एंड है, किसको जोड़ रहा है दोस्तों, यहां पर क्रैंक शाफ्ट को प्रोपेलर, क्रैंक शाफ्ट को पिस्टन। हाँ क्रैंक शाफ्ट एक तरफ तो देखो दोस्तों यहाँ पर क्रैंक शाफ्ट है यहाँ पे, और एक के ऊपर है पिस्टन, यानी कि ये क्रैंक शाफ्ट को पिस्टन से जोड़ने का काम करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब आ जाएगा। कमेंट सेक्शन में बी भी आ रहे हैं, ए भी आ रहे हैं, सी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है। तो जो सी दे रहे हैं दोस्तों आप बधाई के पात्र हैं, आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, ये मान सकते हैं। अगले प्रश्न पे मैं चलता हूं, प्रश्न संख्या 83। प्रदूषण प्रमाण पत्र, प्रदूषण प्रमाण पत्र में निम्न में से क्या अंकित होता नहीं है, क्या अंकित नहीं होता है, पीयूसीसी में क्या नहीं होता आपको बताना है। लाइसेंस के प्लेट नंबर, यानी कि आपको समझना है आरसी के नंबर। लाइसेंस प्लेट किसे कहते हैं दोस्तों, ये मैंने एक नया खेल खेला आपके साथ में, एक नया शब्द रखा है, ये भी दोस्तों इसरो के एग्जाम में आ चुका है, लाइसेंस प्लेट। अब दोस्तों हम तो कहते हैं नंबर प्लेट, लेकिन इसको दोस्तों आपको लाइसेंस प्लेट भी समझ लेना है। तो दोस्तों आप सभी को बिल्कुल राम राम, सभी का स्वागत है। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, ये मैं आशा करता हूं। तो दोस्तों यहां पर आते हैं, लाइसेंस नंबर प्लेट को आरसी प्लेट भी बोल सकते हैं, ये आपको थोड़ा सा ध्यान यहां पर रखना है। प्रमाण पत्र सीरियल नंबर, फिटनेस का जो प्रमाण पत्र होगा, सॉरी पीयूसीसी प्रदूषण का, उसका सीरियल नंबर भी होगा। टेस्टिंग कार करने की दिनांक, प्रदूषण की जिस दिन टेस्टिंग की है उसकी दिनांक भी आएगी। एक्सपायर होने से एक दिन पहले की दिनांक, एक दिन पहले की क्यों, जिस दिन एक्सपायर होगी उसी को दे देना। तो यही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न पे मैं चलता हूं, पीयूसीसी के बारे में मैं बता देता हूं, आपको सभी को पता होगा BS4 वाहन होते हैं, BS6 वाहन होते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है BS4 को कब लागू किया गया था दोस्तों, 2017 में लागू किया गया था। BS6 को कब लागू किया गया था दोस्तों, यहां पर 2020 में लागू किया गया था। तो दोस्तों दोनों ही वाहनों के लिए आपका जो पीयूसी है दोस्तों 12 माह के लिए होता है, ये आपको याद रखना है, 12 माह के लिए। इसके अलावा ट्रिक क्या रखनी है आपको, 2017 के बाद के जो वाहन है उन सभी के लिए दोस्तों पीयूसीसी 12 माह के लिए दोस्तों होता है, ये आपको याद है रखना है। अब ये 2017 का क्या नियम है, क्योंकि दोस्तों जो BS4 है दोस्तों आपके 2017 में लागू हुआ था, और BS4 और BS6 की जो गाड़ियां हैं उनके लिए प्रदूषण प्रमाण पत्र 12 माह के लिए जारी होता है। कितने माह के लिए, 12 माह के लिए। अब मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं, प्रदूषण प्रमाण पत्र के बारे में हमने अगर चर्चा कर ही ली है
तो ये तो मैंने बता दिया अभी वैलिडिटी इसकी क्या रहती है। तो अब यहाँ पर आपको बताना है पेट्रोल इंजन होता है, एक डीजल इंजन होता है और एक एमसी यानी मोटरसाइकिल होती है। तो दोस्तों यहाँ पर एक तो हो जाएगा 2017 से पहले का और एक हो जाएगा आफ्टर 2017। तो इनमें दोस्तों रेट में क्या फर्क आएगा तो मैं बता देता हूँ। पेट्रोल इंजन के लिए 70 रुपए है और डीजल इंजन के लिए 100 रुपए है और आपके मोटरसाइकिल के 50 रुपए है। अब 2017 के बाद का मैं बात करता हूं तो बाद में भी दोस्तों यही रेट है, 70 रुपए और 100 रुपए है और 50 रुपए। अब आपको सर ऐसा क्यों है, तो दोस्तों जो बाद के वाहन है जो BS4 और 6 के जो वाहन है दोस्तों ये पोल्यूशन कम करते हैं और लोग हैं ज्यादा इनको खरीद ले इसके लालच के लिए दोस्तों यहां पर डायरेक्ट वैलिडिटी 12 माह कर दी, 6 से 12 कर दी, लेकिन आपकी जो प्राइस है वही रख दी किसमें, आपके प्रदूषण प्रमाण पत्र में। तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। अगले प्रश्न पे मैं चलता हूं। अच्छा जवाब प्रश्न है, इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में छाप दें। शराब पीकर गाड़ी चलाएंगे तो दूसरी बार के लिए अपराध निम्न अनुसार देना पड़ेगा। आपको कितना रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा यह बताना है कि आप शराब पी लेते हैं, आपने बीयर चूस ली है और अब आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको जुर्माना पुलिस वाले ने पकड़ लिया और उसको सुगंध आ गई, क्या भैया उसको सुगंध आ गई, तो वो क्या करेगा, वो आपको चालान कर देगा और कहेगा भैया निकाल पैसे, कितने निकालूं ये पूछना है आपको। तो आपको कितना बताएगा वो शराब पीकर गाड़ी चलाने पर दूसरी बार के लिए। पहली बार पकड़े मजनू को छोड़ दिया, दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया, अब बताओ जुर्माना कितना होगा। तो दोस्तों यहां पर पहली बार में 10,000 और 6 माह की जेल का प्रावधान है। यहां पर यह शब्द है, अगर आपने ज्यादा दादागिरी करी तो जेल भी भेजा जा सकता है, अपने आप चुपचाप मान गए तो 10,000 रुपए से आपको छोड़ देंगे। दूसरी बार में दोस्तों यहां पर 15,000 रुपए और 2 वर्ष की जेल, 15,000 रुपए और 2 वर्ष की जेल का प्रावधान है यहां पर किया गया है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, हो जाएगा। दोस्तों आपके शराब का उल्लेख धारा 185 में शराब पीने से संबंधित, शराब पीकर गाड़ी चलाना, इसका उल्लेख किया गया है। दोस्तों यहां पर मैं बता देता हूं धारा 203, धारा 204 ये भी याद रखना है। धारा 203 क्या कहती है, धारा 203 कहती है श्वास परीक्षण यानी आपका, अगर आपने ये कह दिया कि सर मैंने तो शराब पी नहीं है और वो कह देगा यार सुगंध आ रही है मुझे, तो फिर आपका टेस्ट किया जाएगा, श्वास परीक्षण किया जाएगा धारा 203 में। धारा 204 में आपके खून की जांच की जाएगी और इस खून की जांच को प्रयोगशाला परीक्षण के नाम से जाना जाता है। अब धारा 204 के तहत प्रयोगशाला परीक्षण में आपका जो 100 ml खून होगा, 100 ml खून यहां पर आपका निकालेंगे। पहली बात तो आपका खून चला गया और इस 100 ml में अगर 30 mg दोस्तों खून पाया गया, एल्कोहल पाया गया, इस खून में शराब पाई गई, इस खून में शराब पाई गई तो आपको दोषी माना जाएगा, किसमें, धारा 204 के तहत। तो यहां पर 203 श्वास परीक्षण, 204 खून की जांच और ये 30 जो mg है कितने में, 100 ml में, याद रख लेना। धारा 185 का संबंध शराब पीकर गाड़ी चलाना। पहली बार में 10,000 6 माह जेल, दूसरी बार में 15,000 और 2 साल की जेल। तो याद रखना है कभी भी शराब नहीं पीनी है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 85 है। बहुत अच्छा जवाब सवाल है आपके सामने मैंने रखा है, तो आप सभी इसका जवाब कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। आधुनिक ऑटोमोबाइल सेक्टर में वाहनों में प्रयोग होने वाली बैटरी को चार्ज करने के लिए किस प्रकार के करंट का प्रयोग किया जाता है। नोट, बैटरी को चार्ज करने के लिए किस प्रकार के करंट की आवश्यकता होती है यह पूछा गया है। यानी कि जो बैटरी होती है उस बैटरी को दोस्तों चार्ज करने के लिए दोस्तों आपकी जो है किस प्रकार के करंट की आवश्यकता होती है यह आपको बताना है। तो दोस्तों आपको मैं बता देना चाहता हूं, जो बैटरी होती है, सबसे पहली बात आपकी गाड़ी में क्या हो सकता है, आपकी गाड़ी में डायनमो होता है, या दोस्तों डायनमो नहीं होता है तो आपका अल्टरनेटर होता है। क्या होता है दोस्तों, गलत लिख दिया होगा मैंने, अल्टरनेटर होता है। ये दो चीजें हो सकती है। पुराने वाहनों में तो होती है क्या दोस्तों, आपके डायनमो होता है, और नए वाहनों में दोस्तों क्या होते हैं, अल्टरनेटर होते हैं। डायनमो होते हैं वो डीसी करंट निकालते हैं और अल्टरनेटर एसी करंट निकालते हैं। अब आपकी जो बैटरी है दोस्तों, बैटरी है वो चार्ज होती है, तो चार्ज होते समय दोस्तों इसको क्या चाहिए होती है, डीसी चाहिए होती है। अब आप कह दोगे कि भाई डायनमो तो ठीक था कि डीसी पैदा कर रहा था और इसको डीसी ही चाहिए,
ठीक है। तो लेकिन अब डायनेमो की जगह इस अल्टरनेटर का क्या काम है, इसको क्यों टपका दिया भाई? डायनेमो ठीक था, तो डायनेमो की कमी थी। डायनेमो एक अधिक स्पीड पर, जब गाड़ी तेज चलती है, केवल तेज गति पर गाड़ी चलेगी तभी केवल बैटरी को चार्ज करेगा। इसलिए समस्या ये होती, अगर आप गाड़ी धीरे चला रहे हैं तो बैटरी चार्ज ही नहीं होती, वो डिस्चार्ज होकर बंद हो जाती है, किसी काम की नहीं रहती। इस समस्या से बचने के लिए गाड़ी में अल्टरनेटर का काम है, वो उपयोग है, वो प्रचलन में आया। अल्टरनेटर क्या करता है, नए वाहनों में आजकल होता है, और ये जारी करता है एसी, ये एसी करंट पैदा करता है। इस अल्टरनेटर को, डायनेमो को घुमाया किसके माध्यम से जाता है, जो आपकी क्रैंकशाफ्ट है उसके ऊपर एक पुली होती है, उस पुली पर फेजमेल्ट के माध्यम से इस बैटरी वाले अल्टरनेटर या डायनेमो को जोड़ दिया जाता है। इंजन शाफ्ट घूमेगी, इंजन शाफ्ट यानी क्रैंकशाफ्ट है, क्रैंकशाफ्ट घूमेगी तो ये भी घूमेगा, और वो अब तेज घूमेगी तो भी ठीक, धीरे घूमेगी तो भी ठीक। अल्टरनेटर क्या कहता है, मुझे तो आप मैक्सिमम भी दे दो और मिनिमम भी दे दो, मैं तो भैया लाइट देता रहूंगा, मैं तो आपको एसी करंट है देता रहूंगा। अब आपका सवाल है कि भाई डायनेमो तो डीसी दे रहा था और बैटरी को डीसी चाहिए, चार्ज हो गई, अल्टरनेटर ने एसी दिया, इसको डीसी कैसे हम कन्वर्ट करेंगे? तो डायोड लगा देंगे। क्या लगा देंगे? डायोड लगा देंगे या रेक्टिफायर लगा देंगे। तो ये दोनों शब्द आपको याद रखने, रेक्टिफायर, रेक्टिफायर। अब ये क्या काम करते हैं, ये इस एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं? एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। कौन? डायोड और रेक्टिफायर। अब आप कहोगे कि सर एक चीज आपको मुझे बतानी पड़ेगी, अभी मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा एक चीज और बताता हूं। ये आपका अल्टरनेटर है, क्या है? आपका अल्टरनेटर है, यहां से एसी निकली और इससे डायोड के पास में, रेक्टिफायर के पास में गई, और यहां पर बैटरी लगी हुई है, बैटरी के पास चली गई। अब बैटरी चार्ज हो गई, अब बैटरी के पास भी तो एनर्जी है भाई। ये अल्टरनेटर यहां से इधर की ओर क्या भेज रहा है, क्या भेज रहा है? यहां पर पावर भेज रहा है। क्या भेज रहा है? पावर भेज रहा है। तो लेकिन बैटरी की जो पावर यहां भी तो आ सकती है, इस उल्टे फ्लो को, क्योंकि ये आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं, तो इस उल्टे बहाव को कौन रोकता है? यही दोस्तों रेक्टिफायर और डायोड। रेक्टिफायर या डायोड है, इस पावर को, उल्टे फ्लो को वापस मतलब जाने से रोकता है, और बैटरी की सुरक्षा करता है। किसकी? अल्टरनेटर से बैटरी की सुरक्षा करता है, और बैटरी से अल्टरनेटर की, आपस में दोनों का है सुरक्षित करने का काम करता है। तो इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा, अब आपको पता चल गया होगा। तो दोस्तों आधुनिक ऑटोमोबाइल में बैटरी में किसका इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों बैटरी को चार्ज करने के लिए, बैटरी को चार्ज करने के लिए किस प्रकार के करंट की आवश्यकता होती है? डीसी करंट की। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में मैं चलता हूं। अब दोस्तों यहां से पूछ ले, अल्टरनेटर कौन सी करंट देता है? एसी, डायनेमो डीसी, बैटरी को कौन सी चाहिए? डीसी चाहिए। फिर अल्टरनेटर की एसी को डीसी में कौन कन्वर्ट करेगा? दोस्तों आपका रेक्टिफायर या डायोड। तो ये बात बतानी है कि जो बैटरी से वापस अल्टरनेटर की ओर करंट जाने से कौन रोकता है? रेक्टिफायर या डायोड। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। एक और बता देता हूं, आजकल जो गाड़ी, लाइट वाली गाड़ियां, बाइक आती है, कार आती है, उनमें कौन सी जो बैटरी काम में ली जाती है? एक होती है लेड एसिड बैटरी, एक होती है दोस्तों जो आपकी लिथियम बैटरी। तो वर्तमान में जो लाइट वाली बैटरी से गाड़ियां चलती है, इनमें लिथियम बैटरी का प्रयोग किया जाता है। जबकि जो पुरानी गाड़ियों में हमारी जो बैटरियां होती है, वो एक तरह से जो एसिड वाली बैटरियां होती है, जिसमें हम क्या है, तरल पदार्थ डालते हैं। लेकिन ये जो लिथियम बैटरी है, ये सूखी बैटरी है, इसमें तरल पदार्थ डालने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर से बता देता हूं मैं, आप बैटरी के अंदर जो आपकी जो सल्फ्यूरिक एसिड वाली बैटरियां हैं, इसके बारे में एक कथन आपको मैं और बताना चाहूंगा। टाइम तो लग सकता है लेकिन हर चीज सीख के चलेंगे। जो आपकी एसिड वाली बैटरी है, गंधक का तेजाब जिसे हम बोलते हैं, जो हम डालते हैं गंधक तेजाब। अब दोस्तों इस जो बैटरी होती है, बैटरी के अंदर हम क्या डालते हैं? गंधक तेजाब वाली जो एसिड वाली बैटरियां होती है, जिसमें हम एसिड डालते हैं, इन एसिड वाली बैटरियों में गंधक का तेजाब डाला जाता है। इसे दोस्तों हम H2SO4 के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों अब इसके अंदर, अब कोई बैटरी है, उसके अंदर कितना हम ये डालेंगे H2SO4, जिसे हम सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं। तो इसका अनुपात क्या होगा? माना कि 100 ग्राम आपके इसके बैटरी के अंदर तरल पदार्थ है, उनमें से 40% तो क्या होगा? 40% तो H2SO4 होगा, यानी कि आपका क्या होगा? सल्फ्यूरिक एसिड होगा। और 60% क्या होगा? वाटर होगा। कौन सा वाटर होगा? डिस्टिल्ड वाटर होगा। अब एक चीज हम कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब ये किस खेत की मूली है, जिसको हम किससे नापते हैं? दोस्तों हाइड्रोमीटर से। हाइड्रोमीटर से दोस्तों किससे नापते हैं? आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी को, हाइड्रोमीटर। अब ये हाइड्रोमीटर क्या नापेगा? स्पेसिफिक ग्रेविटी नापेगा। किसमें? बैटरी के अंदर। किसमें?
बैटरी के अंदर, तो क्या देखेगा, जो हमने 40% दोस्तों हमने यहाँ पे H2SO4 यानी कि जो सल्फ्यूरिक एसिड डाला था, वो लगातार काम में आने से उसका लेवल है, उसका जो घनत्व है, उसका जो अनुपात था 60-40 का, क्योंकि 40% था H2SO4, 60% था दोस्तों वाटर, ये अनुपात घट तो नहीं गया है। अगर घट गया है तो फिर से आपको H2SO4 डालना है, अदरवाइज आपको केवल डिस्टिल्ड वाटर डालना है। क्या डालना है? वाटर डालना है। तो हाइड्रोमीटर क्या नापता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी किसकी दोस्तों, यहां पर 40% जो H2SO4 है इसकी ग्रेविटी नापने का काम करता है। प्रश्न संख्या अगला देखते हैं, प्रश्न 86, ये कौन सा था, चलो ठीक है 86 देखते हैं। वाहनों में प्रयोग किया जाने वाला अल्टरनेटर एसी करंट उत्पन्न करता है, तो लेकिन बैटरी को चार्ज करने के लिए डीसी करंट की आवश्यकता होती है, तो किस उपकरण की सहायता से एसी को डीसी में कन्वर्ट किया जाता है? अभी मैंने आपको बता दिया है, सभी आप इसका जवाब है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। आर्मेचर, रोटर, डायोड, रेक्टिफायर और इग्निशन कॉइल, तो सभी को पता है, मैंने बता दिया डायोड या रेक्टिफायर इसका जवाब है, हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 87। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 207 के तहत बिना प्रमाण पत्र या परमिट आदि के बिना उपयोग किए गए कोई भी यान को निरुद्ध करने की शक्ति होगी अगर मोटर निम्न धारा का उल्लंघन हुआ है। यानी कि जो दोस्तों 200 धारा 7 है, इसके तहत क्या है? बिना प्रमाण पत्र यानी कि आरसी, बिना परमिट आदि के बिना उपयोग किए जाने पर निरुद्ध करने की शक्ति है किसको? आपके परिवहन विभाग को। तो किस धारा का उल्लंघन करने पर धारा 207 आपको लागू होगी? तो यहां पर धारा 3 और 4, धारा 39, धारा 66, उपरोक्त सभी। इसका जवाब कमेंट सेक्शन में छाप दे कि इसका जवाब है वो सही क्या होने वाला है। दोस्तों सही जवाब है कमेंट सेक्शन में दोस्तों छाप दे। क्या कर दे दोस्तों? सही जवाब कमेंट सेक्शन में तुरंत छाप दे। तो यहां पर मैं बता देता हूं, धारा 3 क्या कहती है? धारा 3 कहती है डीएल होना चाहिए। धारा 4 कहती है आपकी आयु होनी चाहिए कंप्लीट। धारा 39 कहती है आरसी होनी चाहिए। धारा 66 कहती है परमिट होना चाहिए। परमिट आपकी गाड़ी का होना चाहिए। किस प्रकार प्रयोग करने के लिए? ट्रांसपोर्ट के लिए, वाहन का प्रयोग करने के लिए आपके पास में परमिट होना चाहिए। तो दोस्तों ये तीनों ही चीजें, इनमें से अगर किसी भी धारा का आप उल्लंघन करते हैं तो दोस्तों यहां पर आपका धारा 207 है वो लगाई जा सकती है, आपके वाहन को निरुद्ध किया जा सकता है, वापस यानी कि जब्त किया जा सकता है। ठीक है, उसका पंजीकरण रद्द करवाया जा सकता है या उसको जब्त करके मतलब कब्जे में लिया जा सकता है। जब तक आप डॉक्यूमेंट नहीं दोगे, जब तक जुर्माना नहीं भरोगे दोस्तों, तब तक वो क्या है? जब्त रहेगा। तो अगले प्रश्न पे मैं चलता हूं, प्रश्न संख्या 88। दोस्तों मैं बता देता हूं, अगर आप भी कर रहे हैं दिल्ली पुलिस ड्राइवर की भर्ती की तैयारी, आपका भी सपना है दिल्ली पुलिस में ड्राइवर की जॉब प्राप्त करना, आप भी प्राप्त करना चाहते हैं एक सरकारी नौकरी और आप अपने सपने को साकार करना चाहते हैं, तो दोस्तों तुरंत स्टडी एट होम है, इसको डाउनलोड करें और इसका अंदर जो ऑनलाइन कोर्स है दोस्तों तुरंत उसे ज्वाइन है आप कर सकते हैं। तो दोस्तों देर किस बात की है? तुरंत वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, इस ऐप को डाउनलोड करें और ऑनलाइन कंप्लीट दोस्तों कोर्स है उसको आप ज्वाइन है वो कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स दोस्तों यहां पर आपको मिलता है और भारत की जो दोस्तों सबसे बेहतरीन बुक है ऑनलाइन कोर्स के साथ में दोस्तों, यहां पर भारत की सबसे बेस्ट बुक है वो दोस्तों आपको यहां पर मिलती है मात्र 100 रुपए में, मात्र 99 में मिलती है और इसमें 86 टॉपिक है वो इंक्लूड किए गए हैं। तो आप ये भी ले सकते हैं दोस्तों। अगर आपने ये ले लिया है तो दोस्तों आपने अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मैं बता देता हूं, यहाँ पर डेली फ्री क्विज दी जाती है, फ्री क्विज आपको यहाँ पर ड्राइवर की है वो दी जाती है, फ्री की PDF दी जाती है और दोस्तों यहां पर सूचना कोई भी होती है तो सबसे पहले आपको इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो ये भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है वो दिया गया है। इस प्रश्न पर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 88। इसका जवाब कमेंट सेक्शन में छाप दें सभी कि सही जवाब क्या होगा। वाहन परमिट का नवीनीकरण उसकी समाप्ति तारीख से कितने दिन पहले उसका नवीनीकरण कराया जा सकता है? रिन्यू, एडवांस रिन्यू के बारे में मैं बता देता हूं। बीमा का एडवांस रिन्यू आपके 30 दिन पहले, आरसी का एडवांस रिन्यू दोस्तों यहां पर 60 दिन पहले, आपका मैं बात करता हूं यहां पे डीएल का जो आपका रिन्यूअल होता है वो 365 दिन पहले या बाद में दोनों होता है। 365/365 यानी पहले और बाद में। ठीक है, अब बात आ गई परमिट की, तो परमिट का रिन्यूअल केवल 15 दिन पहले होता है, यह आप सभी को याद रखना है। यहां पर बात करता हूं धारा 66 परमिट की आवश्यकता, धारा 87 अस्थायी दोस्तों परमिट, धारा 88 दोस्तों विशेष परमिट की बात करता है। दोस्तों आपके इसके अलावा आपको नेशनल परमिट के बारे में जानकारी लेनी है। नेशनल परमिट है आपके
4 राज्यों में लागू होता है, गृह राज्य सहित 4 राज्यों में यह वैलिड रहता है नेशनल परमिट दोस्तों। अब नेशनल परमिट के बारे में मैं बता देता हूं कि कौन से वाहनों को दिया जा सकता है। तो दोस्तों 12 वर्ष या 15 वर्ष, दोस्तों आपका वाहन अगर मल्टी एक्सल है तो आपका नेशनल परमिट है वो आपको 15 साल पुराने वाहन तक दिया जा सकता है। लेकिन आप नेशनल परमिट प्राप्त करना चाहते हैं और मल्टी एक्सल के अलावा कोई गाड़ी है तो उसको केवल 12 वर्ष पुराने होने तक आपको नेशनल परमिट है वो दोस्तों यहां पर मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों यहां पर मैं बात करता हूं तो यहां पर एक पर्यटक परमिट होता है। क्या होता है दोस्तों? पर्यटक परमिट। क्या होता है दोस्तों? पर्यटक परमिट। पर्यटक परमिट की बात करता हूं कि भी कितना वाहन जो पुराना हो जाए तब तक उसको पर्यटक परमिट है वो दिया जा सकता है। तो अगर आपका वाहन मोटर कैब है, मोटर कैब है, क्या है दोस्तों? मोटर कैब है तो 9 साल पुराने वाहन तक, 9 वर्ष पुराना है तब तक आपको परमिट दिया जा सकता है। और अन्य कोई वाहन है तो अन्य के मामले में 8 वर्ष पुराना वाहन होने तक आपको क्या दोस्तों? परमिट दिया जा सकता है अन्य के मामले में। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। किसी भी प्रकार की समस्या आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में अन्य के मामले बता सकते हैं, आवाज में कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न पे मैं चलता हूं, टाइम काफी लंबा हो चुका है, जल्दी हम क्लास को खत्म करने जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 89, प्रश्न संख्या 89। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा कमेंट सेक्शन में सभी छाप दें। दोस्तों अगर ये क्लास पसंद आ रही है तो दोस्तों लाइक वाला बटन तो दबता है, क्लास को लाइक तो कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। इस क्लास के एंड होते पर आप इस क्लास को हर ग्रुप में भेज दोगे। अगर इस क्लास को पढ़ने पर मजा आया है दोस्तों, आपको आनंद आया है तो इस क्लास को आप सभी व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दोगे। क्या कर दोगे? भेज दोगे। और लाइक वाला बटन तो अभी बनता है, इतनी यार लोग देख रहे हो और ये लाइक वाले बटन कम क्यों आ रहे हैं? तुरंत इसको लाइक करें, तुरंत लाइक करें और इस क्लास को अपने दोस्तों के पास में भेज दें। और इस प्रकार से वहां लिख दें राज सर ने ड्राइवर प्रश्नों का किया धुआं धुआं और 1% से निकाले 20-20 प्रश्न, ऐसा लिख के आप चेप दो सभी के कि राज सर ने कैसी क्लास ली है, बता दो हकीकत है। क्या है? बता दो हकीकत है। ड्राइवर बनना है तो राज सर की क्लास है वो जरूर देख लेना, ये भी वहां पे लिख के छाप दो। प्रश्न संख्या 89, प्रश्न संख्या 89। टायर मार्किंग में 185/65 R16 के संबंध में गलत कथन आपको चुनना है। टायर की चौड़ाई 185 mm, टायर की विड्थ 185 सेंटीमीटर, 185 का 65% टायर की हाइट है और टायर का अंदरूनी डायामीटर 16 इंच है। आपको याद रखना है इस प्रकार का कथन आ जाए तो आपकी विड्थ WH ये दोनों चीजें किस में होगी? mm में होगी। पहली बात तो सीधी बात ये ट्रिक है। डायामीटर आ जाए, डायामीटर तो दोस्तों ये होगा आपके इंच में, किस में होगा? इंच में होगा। ये 3 चीजें आप यहां पर ध्यान से देख लेना। तो सीधी सा बात है, यहां पर टायर की विड्थ सेंटीमीटर में दे दी मतलब गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। अब 185 का 65% टायर की हाइट है दोस्तों, मैं बता देता हूं आपका यहां पर लिखा हुआ है 185/65, यहां पर लिखा हुआ है R16 और यहां पर V85 भी लिखा हो सकता है। तो ये होता है दोस्तों W यानी कि टायर की चौड़ाई, टायर का वो भाग जो सड़क पे चिपकता है। दोस्तों 65 क्या है? ये एस्पेक्ट रेशो बोलते हैं। क्या होता है? एस्पेक्ट रेशो होता है और एस्पेक्ट रेशियो RATIO जो अनुपात जिसे बोलते हैं तो ये किसे कहते हैं? यानी कि 185 का 65%, 185 गुणा 65/100 जो आएगा वो उसकी हो जाएगी हाइट। क्या हो जाएगी? टायर की हाइट हो जाएगी। ठीक है। R यानी रेडियल टाइप का है। रेडियल टाइप का टायर क्या होता है? मजबूत होता है। इस पर जो आपका जो परतें चढ़ाई जाती है धागों की और जो आपका रबड़ की वो दोस्तों समकोण पर एकदम ऐसे समकोण पर क्या है दोस्तों बनाई जाती है, उसे रेडियल टायर कहा जाता है। और दोस्तों यहां पर V ये क्या है दोस्तों? स्पीड रेटिंग। दोस्तों स्पीड बताता है, क्या बताता है? स्पीड बताता है। और 85 क्या बताता है? लोड सीमा को बताता है। इस प्रकार से टायर मार्किंग का यहां पर मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। तो सारी की सारी चीजें आपको याद रखनी है। इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। टायर की विड्थ सेंटीमीटर में नहीं होती, किसमें? इस प्रकार की मार्किंग अगर टायर पर लिख रखी है तो। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 90। अगर आपकी उम्र 45 वर्ष है और आप हल्का मोटर वाहन लाइसेंस बनवा लेते हैं तो उसकी अवधि रहेगी 45 साल की उम्र में आपने LME बनाया। क्या बनाया? आपने 45 साल की उम्र में LME बनवाया तो इसकी वैलिडिटी क्या रहेगी? 10 वर्ष या 55 वर्ष की उम्र तक जो भी पहले हो, 10 वर्ष या 50 वर्ष की उम्र तक जो भी पहले हो, 5 वर्ष या 50 वर्ष की उम्र तक जो भी पहले हो। मैं बता देता हूं, अगर आप 18 साल से लेकर 30 साल के बीच में अगर बनाते हैं, क्या LME की बात कर रहा हूं मैं दोस्तों, बीच में बनाते हैं
तो आपका लाइसेंस है वो तो या तो 20 साल वैलिड रहेगा या दोस्तों 40 तक की उम्र के लिए दोस्तों यहाँ पर उम्र है, जो भी पहले हो तब तक दोस्तों यहाँ पर वैलिड रहने वाला है। नंबर 2 बात करता हूं, अगर आपने 30 से 50 के बीच में बनाया तो केवल 10 वर्ष तक वैलिड रहेगा। क्या रहेगा? केवल 10 वर्ष तक। आपने 50 से 55 के बीच में बनाया, दोस्तों मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया इसको, यहां पर 50 से 55 के बीच में बनाया दोस्तों, तो दोस्तों कितनी साल ये कब तक वैलिड रहेगा, ये कमेंट सेक्शन में छाप दें आप। 50 से 55 के बीच में बनाते हैं तो कब तक आपका ये जो लाइसेंस है वैलिड रहने वाला है। माना कि मैंने आपको ये बता दिया कि आपने अगर 18 से 30 के बीच में बनाया तो वो 20 साल के लिए वैलिड रहेगा, या तो 20 साल तक के लिए, या दोस्तों आपने माना कि आपने बना लिया 29 साल की उम्र में, तो 29 साल की उम्र में है तो वो कब तक वैलिड रहेगा? 40 साल की उम्र होने तक। आपने अगर 31 साल में बनाया तो दोस्तों कब तक वैलिड रहेगा? 10 साल तक, यानी 41 साल तक, 41 साल की उम्र होने तक। माना कि आपने कब बनाया? आपने बनाया यहाँ पे मतलब 30 से 50 10 वर्ष है, आपने बना लिया 45 की उम्र में तो ये 55 तक रह जाएगा। आपने बनाया 41 की उम्र में तो 51 तक रह जाएगा, 51 तक ये आपका लाइसेंस रह जाएगा। अब बात करते हैं 50 से 55 के बीच में। 50 से 55 में एक तो हो जाएगा और एक हो जाएगा आपके 55 से 60 में। तो इन दोनों में अंतर क्या है दोस्तों? यहाँ पर 50 से 55 के बीच में बनाते हैं तो यहाँ पर 10 वर्ष या दोस्तों 60 साल, दोनों में जो भी पहले होगा वहां तक आपका लाइसेंस वैलिड रहेगा। 55 से 60 साल के बीच में बनाते हैं तो 5 वर्ष यहां पर वैलिड रहेगा। तो ये भी आपको ध्यान से समझ लेना है। पूछा क्या है? 45 के बाद में बनाने पर, 45 के बाद में बनाएंगे तो कब तक वैलिड रहेगा दोस्तों? 30 से 50 10 साल, तो ये हो जाएगा आपका 10 वर्ष तक। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ध्यान से समझ लेना दोस्तों सभी को। 18 से 30 20 वर्ष या 40 साल तक की उम्र, 30 से 50 10 वर्ष तक, 50 से 55 कहाँ गया? 10 वर्ष या 60 साल की उम्र तक, और 55 से 60 के बीच में 5 वर्ष। माना कि आपने 59 साल की एज में बनाया है तो दोस्तों ये 64 साल तक वैलिड रहने वाला है। ये बात मैं आपको बता देना चाहता हूं। तो दोस्तों इसके अलावा दोस्तों फिर से बता देता हूं, आज की क्लास में यही एंड करता हूं। डाउट आपका है तो दोस्तों आप मुझे बता सकते हैं। फिर से मैं बता देता हूं दोस्तों, अगर आप भी अगर तैयारी कर रहे हैं दिल्ली पुलिस ड्राइवर की, आप भी जॉब प्राप्त करना चाहते हैं दिल्ली पुलिस में, आपका भी सपना है दिल्ली पुलिस ड्राइवर में गाड़ी चलाने का, सरकारी ड्राइवर बनने का, आप भी करना चाहते हैं अपने सपने को साकार, तो दोस्तों तुरंत स्टडी एट होम को है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों यहां पर चल रहा है ऑनलाइन कंप्लीट कोर्स। इस कोर्स को आप ज्वाइन करके दोस्तों अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं और अपने अपनी जो सिलेक्शन की उम्मीद है उसे पक्का कर सकते हैं। स्टडी एट होम के साथ में जुड़कर पक्का सिलेक्शन आप प्राप्त है वो कर सकते हैं। तो तुरंत इसको ज्वाइन है आप कर सकते हैं। भारत की सबसे बेहतरीन बुक 86 टॉपिक पर मैंने खुद ने तैयार की है। इसके मुकाबले मार्केट में कोई बुक नहीं है। धुआं इसमें किया हुआ है। मात्र 99 रुपए में आपको इस ऐप के अंदर है ये भी मिल जाएगा। कंप्लीट कोर्स लेते हैं, कंप्लीट कोर्स भी दोस्तों आपको यहां पर मिलता है दोस्तों मात्र 399 में। अभी ऑफर चल रहा है। इसकी प्राइस तो दोस्तों आपके 1999 में है, लेकिन मात्र आपको 399 में दोस्तों यहां पर अभी दिया जा रहा है। तो तुरंत इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। फिर से मिलते हैं कल की क्लास में। कल ठीक 8:30 बजे लाइव आना मत भूल जाना। ठीक 8:30 बजे लाइव क्लास होगी और इसी प्रकार से ड्राइवर प्रश्नों को मैं करने वाला हूं फिर से धुआं। क्या करने वाला हूं? धुआं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, दिल्ली पुलिस की जय, भारत माता की जय। दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर दें सभी के पास में।